जी नमस्कार, स्वागत है 3 मिनट में सभी का। मेरा नाम राहुल सिंह है और जल्दी से आ जाइए। और मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ इसलिए क्योंकि थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम हो रही है हमारी तरफ, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करें क्लास। और आज मैं पैडागोजी लगभग मैंने 6-7 टॉपिक कराया और उसमें मैंने क्वेश्चन भी कराए, प्रश्न भी कराए। आज मुझे एक काम करना है, आज मुझे गद्यांश करने की विधियां बतानी है तुमको। थोड़ा सा आज मैं पैसेज कराऊंगा, एक पैसेज तुम्हारे सामने आएगा। देखिए पहले सब बच्चे बताइए, दिख रहा है आपको पढ़ते हुए? ये पैसेज कराना है मुझे आज। एक आसान पैसेज दिया, दो कोशिश करूंगा, दो पैसेज करा दो। पहला ये है, इस पे 10-11 प्रश्न बनाए और एक और भी प्रश्न है, पर ये सीटेट में है। कुछ सीटेट के प्रश्न, कुछ मैंने बनाए एक दो, ठीक है ना। तो यहाँ अभी चैनल सही नहीं हुआ बेटा, थोड़ा सा ना अभी प्रॉब्लम चल रही है। आ जाएगा, सब ठीक हो जाएंगे। हमारी सारी वीडियो भी डिलीट हो चुकी है इस समय, तो हम जो जो वीडियो दे रहे हैं वो तुम देखते रहना, ठीक है ना। चलिए चलिए, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। वॉइस स्लो है? नहीं, वॉइस तो पूरी आ रही है, देखिए। अब आगे होगी आवाज, अब आगे होगी आवाज, देखिएगा। तो चलो शुरू करें। देखो, तो मैं पहले एक काम करूंगा, तुम्हारे सामने एक गद्यांश आएगा। और सुनो, सीटेट में एक तो गद्यांश आता है और एक आता है पद्यांश। एक होता है पद्यांश और एक होता है गद्यांश। और कहते हैं गद्यांश और पद्यांश मिलके 9 नंबर का आएगा। एक पैसेज की शेप में होगा पोएम, ओ पैसेज आएगा एक, जैसे इंग्लिश में होता है, ऐसे गद्यांश आता है। और एक होता है कविता की शेप में, पर ये 9 नंबर का पैसेज होगा और ये होगा 9 नंबर का अनुच्छेद होगा और ये होगा 6 नंबर का, और 9 और 6 हो गए 15। तो मैं आज गद्यांश की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी पद्यांश नहीं करा रहा हूं, पहले गद्यांश। तो सबसे पहले कुछ बातें बताता हूं गद्यांश कैसे किया जाए। जब आपके सामने गद्यांश आएगा, गद्यांश तो सब समझते होंगे। जब एक पैसेज आएगा हिंदी के अंदर तो तुम इसे पढ़ोगे और फिर इससे रिलेटेड 9 ही प्रश्न होंगे, ठीक है। तो मैं अभी गद्यांश की बात कर रहा हूं, किस तरह से आएगा, फिर थोड़ा सा समझाता हूं, ऐसे करना आप, फिर एक पैसेज करेंगे। चलो, गुड आफ्टरनून सर। पहले का वीडियो कैसे आएगा? आ जाएंगे शालू, चिंता ना करो, वो सब आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है नहीं आएंगे। चैनल अगर मिल गया तो वीडियो भी आ जाएंगे उसके, ठीक है ना। तो देख रहे हैं, अभी कर रहे हैं, नहीं आएंगे तो फिर आपको देंगे हम, सारी वीडियो पढ़ाएंगे फिर वापस, ठीक है ना। चलिए तो शुरू कर रहा हूं, देखिए आप, देखिए, हाँ इधर देखिए, मिल जाएंगे वो सारी वीडियो आ जाएंगी, टेंशन ना लो। मुझे ऐसा लगता है गद्यांश को करने की विधियां क्या क्या है। तो देखिए, मैं अपने हाथ से ही बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि मैं कुछ पॉइंट्स ही बताऊं, मैं अपने आप ही बता रहा हूं। मान लीजिए मैं अपने ऊपर लेकर चलता हूं, एक गद्यांश आ गया और फिर इससे रिलेटेड कई प्रश्न होंगे, ठीक है। तो बताइए, प्रश्न तो तुम तब कर पाओगे जब ये गद्यांश समझ में आएगा। अब गद्यांश पढ़ते वक्त जब पढ़ा जाए और समझा जाए तो पढ़ते वक्त क्या चीजें ध्यान रखोगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, पहली चीज लिखने जा रहा हूं, नंबर 1। सबसे पहले आपको जब भी गद्यांश पढ़ें तो बोल बोल के मत पढ़ें, मूक वाचन करें। मूक माने जब आप उसे साइलेंट वे में पढ़ते हो, शांत रूप में पढ़ते हो, आवाज बिल्कुल ना निकले, बिल्कुल आंखें आंखें चलती रहे। तो हमेशा गद्यांश का मुझे लगता है मूक वाचन करें। मूक वाचन से जल्दी आप समझ पाएंगे गद्यांश। मूक वाचन करें, मूक वाचन समझते हो, यानी शांत होकर पढ़ें, ठीक है ना। पहली बात सुनिए, मैं हमेशा ये लिखता हूं, मूक वाचन करें, पहली चीज। चलिए, मूक वाचन कर तो रहे हो, लेकिन जब आप गद्यांश पढ़ोगे तो बिना अर्थ से नहीं पढ़ोगे। जब आप इसे पढ़ते चले आओगे तो कई बार देखिए, इसकी स्पीड कई बच्चे बहुत तेज पढ़ते हैं और कई लोग धीरे पढ़ते हैं। पर पता है धीरे क्यों पढ़ते हैं? ताकि अर्थ समझ में आए। लेकिन कितनी स्पीड हो, कितनी धीरे हो, इसका आइडिया तो तुम्हें अर्थ निकाल के करना पड़ेगा। फिर भी मुझे लगता है जितनी हो सके तेज गति, तेज गति का मतलब है तेज अपनी स्पीड रखना, जितनी भी तुम स्पीड रख सको। लेकिन कभी कभी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप पढ़ते 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 एकदम समझ लें, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अपने हिसाब से स्पीड रखना, पर अर्थ निकालना। लेकिन जब गद्यांश का आप अर्थ निकालेंगे तो देखिए, मैं ये कहता हूं गद्यांश को अपने अनुसार अपनी स्पीड से पढ़ें। गद्यांश की गति बनाए रखें। मैं लिख रहा हूं गद्यांश की गति अर्थ के साथ बनाए रखें। मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूं गद्यांश के बारे में, गति अर्थ के अनुसार रखें। फिर भी थोड़ी स्पीड रखें, ज्यादा कोशिश करें अर्थ, लेकिन बिना अर्थ के नहीं पढ़ेंगे आप, अनुसार रखें। दूसरी बात मैंने ये बताई, गद्यांश में मैं लिखता जा रहा हूं कुछ चीजें, तो जब गद्यांश आप पढ़ें तो गति भी रखें, उसमें अर्थ से भी लिखें, ठीक है ना। दो चीज सुनिएगा, सुनते जाइएगा। तीसरी बात करने जा रहा हूं, जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो जब कई बार ना गद्यांश पढ़ते पढ़ते आप, पता है कुछ बच्चे पढ़ते जाएंगे, यहां पहुंचेंगे तो अर्थ तो से तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे यहां पहुंचे तो अर्थ गायब हो जाएगा। ऐसा भी होता है, अर्थ गायब हो जाएगा। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि कई बार इसमें कुछ कठिन शब्द आ जाते हैं, ठीक है ना। कई बार पता है गद्यांश पढ़ते पढ़ते आदमी धीरे पढ़ने लगता है। धीरे इसलिए पढ़ने लगता है क्योंकि गद्यांश में जो शब्द होते हैं उसका अर्थ ही नहीं आता, ठीक है। तो स्पीड कम हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है जब जब आप पढ़ते जाएं तो आप गद्यांश को देखिए, क्या करो, गद्यांश में ना जो कठिन शब्द है उसको रेखांकित करें। तुम सुनो इसे, मैं तीसरी बात लिखने जा रहा हूं। गद्यांश का जब अर्थ निकालो, गति कर रहे हो, तो बताओ कठिन शब्द को रेखांकित कर लें। कठिन शब्दों को रेखांकित करें, रेखांकित करें, ध्यान से सुनना। कठिन शब्द को कैसे रेखांकित करेंगे कि मान लीजिए आ रहा और ये रहा कठिन शब्द, एक ये रहा कठिन शब्द, तो इसका ना अर्थ इजी रूप में लिख लें, आसान रूप में लिख लें, इसका भी आसान। पर कई बार बच्चे जब गद्यांश पढ़ते हैं तो एक नहीं 10 15 16 शब्द अंडरलाइन कर लेंगे। जब ज्यादा कठिन शब्द रेखांकित करोगे तो फिर शब्द पैसेज खराब हो जाएगा। पैसेज ज्यादा कठिन शब्द 7 या 8 या इससे भी कम, ऐसा नहीं है। कई बार तो बच्चे हर शब्द का अर्थ लिखते चलेंगे, हर शब्द का नहीं, जो बहुत ही मुश्किल हो। कभी कभी अर्थ खुद ही निकाल लो, लेकिन अर्थ नहीं निकल रहा तो ज्यादा कठिन शब्द 7 हो या 8, इससे ज्यादा कठिन शब्द नहीं रखेंगे। जब सारा ही कठिन निकाल, जब तुम इनसे ज्यादा निकालोगे, मान लो 15 कठिन निकाल लिए तुमने,
तो पैसेज ना बिगड़ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ही आप रेखांकित करें शब्दों को तो कितने, 7 या 8। अच्छा, कई बार ना शब्दों को आप रेखांकित कर रहे हैं, मुश्किल शब्दों को, मैं हमेशा मुश्किल शब्द की बात करता हूं, लेकिन सिर्फ मुश्किल शब्द मत याद करो, को रेखांकित नहीं करना होता। कभी कभी कुछ विशेष शब्द होते हैं, जैसे मैं कहूं अगर गद्यांश पढ़ रहे हो, एक इंग्लिश का वर्ड आया तो इंग्लिश वर्ड का भी हिंदी लिखा करो। वो क्यों? क्योंकि अगर इंग्लिश शब्द का आ गया तो पैसेज में उस पर प्रश्न होगा। जैसे कभी कभी पंजाब, कोई हिंदी का पैसेज है और कोई पंजाबी में कोई बात कह रहा होगा, कोई मराठी में कह रहा होगा, तो उस पर उससे रिलेटेड प्रश्न होते हैं। तो तुम एक चीज ध्यान रखना, कठिन शब्द के साथ साथ आप विशेष शब्दों को भी अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न होंगे। विशेष शब्दों को भी क्या करेंगे? रेखांकित करेंगे। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा ना हो, 1-2 विशेष शब्द होते हैं, बाकी 7-8 कठिन शब्द होंगे। ध्यान से, हाँ, सुविधा के अनुसार, जिस जैसा आपकी सुविधा है। तो देखिए अब तक मैंने क्या किया है, आप पहले मुंह वचन करना शुरू करें, फिर जब गद्यांश का अर्थ निकालोगे तो गति अपने हिसाब से बनाए रखें, पर बहुत ज्यादा स्लो नहीं होनी चाहिए, थोड़ा तेज गति से अभ्यास करोगे तो तेज गति आएगी। लेकिन जैसे ही आप अर्थ से पैसेज पढ़ोगे तो आपको क्या करना है, कठिन शब्दों को अंडरलाइन करना है और रेखांकित को अंडरलाइन करना है। बात समझ में आई? सुनिए, एक काम और करना, अभी मैं चौथी बात लिखने जा रहा हूं, ये बात 3 हो गई, चौथी बात करने जा रहा हूं, यहां लिखते जाऊंगा मैं और पढ़ते जाना। चौथी बात, कभी कभी आप गद्यांश पढ़ते हैं, मैं दोबारा एक काम करता हूं, इसे हटाता हूं। कभी कभी आपके सामने फिर गद्यांश है, और कई बार ना गद्यांश पढ़ोगे तो सुनो क्या होता है, सुनो, आप कठिन शब्द भी अंडरलाइन कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे गद्यांश पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, अब यहां आए तो जैसे यहां पर आएंगे तो ऊपर की बात भूल जाओगे, फिर बच्चा दोबारा पढ़ने लगता है, फिर ऐसा कई बार होता है ना कि कई बार भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। ऐसा क्यों भूलते हैं? सुनो, पता, कई बार अगर गद्यांश कई बार अर्थ से पढ़ते जाओगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन कभी कभी मैंने देखा है बड़ा पैसेज हो तो ऊपर की लाइन पढ़ रहे हैं तो नीचे की गायब हो जाएंगी। तो तुम्हें क्या करना है पता है, कभी कभी गद्यांश जब ज्यादा बड़ा हो और तुम भूलो तो पता है असली में भूलते क्यों है? क्योंकि कभी कुछ बात कह रहा है, लेखक कुछ बात कर रहा है, और जैसे ही यहां पर आए तो तुम ऊपर की बात पता है क्यों भूल जाते हो? क्योंकि कई बार ना गद्यांश बटा होता है, पहली बात यहां होती है और दूसरी बात वो करने लगता है, और जैसे तुम दूसरी बात को पढ़ने लगते हो तो पहली बात छूट जाती है। सीधी सीधी बात है, कई बार गद्यांश का अर्थ अगर नहीं निकला और बड़ा पैसेज है तो उसे खंड में बांट लो। खंड में कैसे बांटा जाता है? सुनो, खंड में कैसे बांटा जाता है, मैं इस बात को कर रहा हूं क्योंकि अर्थ कई बार नहीं निकलता। जब आप गद्यांश पढ़ रहे हो तो आप पढ़ रहे हो, यहां तक बात कही, ठीक है, यहां तक बात पहुंची, फिर अचानक जो लेखक होगा वो दूसरी बात कहने लगेगा, तो समझ लो आपको यहीं पर इतना कर लेना है। लेकिन जैसी दूसरी बात कह रही तो फिर उसे समझ लो, फिर अचानक हो सकता है कि कोई किसी और की बात करने लगे, तीसरी, तो फिर यहां से इसे बांट लो। कई बार मैं ये बताता हूं कि गद्यांश को अपने अनुसार खंडों में बांटना जरूरी है, जिससे, और हर जहां जहां खंड बांटे गए उनको कनेक्ट भी करके रखो, ताकि आपको ये बताओ गद्यांश में क्या कही गई बात है, तभी तो अर्थ से सीखोगे। तो मुझे लगता है सारे गद्यांश को कभी कभी अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप उसे खंडे में बांटे, टुकड़े। लेकिन कई बार टुकड़े कैसे बांटे? क्या ऊपर वाला बराबर टुकड़े में बांटे या ऊपर वाला बड़ा है छोटा हो? तो सुनो भाई, कई बार बात करते जा रहे हैं, साधारण सी बातें समझ में आ रही है। जैसे मैं कह रहा हूं गद्यांश में पढ़ रहा हूं, सुनो, पढ़ते 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 यहां से बात बदली तो यहां से बात याद रखनी, और हो सकता है ये बात छोटा हो, फिर यहां से दूसरी बात बदल दे तो दूसरी होगी। गद्यांश का कभी पहला भाग बड़ा भी हो सकता है, दूसरा छोटा भी होगा, तीसरा बड़ा भी होगा, या कई बार पहला भाग ही बहुत छोटा होगा, दूसरा बड़ा होगा। गद्यांश को अपने अनुसार खंड में बांटना है, पर खंड 8 या 9 मत कर देना। जब ज्यादा टुकड़ों में बांट लेते हो फिर पैसेज खराब हो जाएगा। खंड ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार हो, इससे ज्यादा खंड मत करना। मुझे ऐसा लगता है, पोयम भी कराऊंगा मैं, टेंशन ना लो बच्चे, अभी मैं गद्यांश की शुरुआत कर रहा हूं, पेडागोजी तो खत्म करिए। हाँ, मैंने पहले 7 पॉइंट बता दिए, अब मैं थोड़ा अलग कर रहा हूं, सुनो। मुझे ऐसा लगता है, मैं ये भी लिखता हूं, गद्यांश को पढ़ते समय अगर समझ नहीं आ रहा तब करना, ये पढ़ते समय खंडों में विभाजित भी रखें, खंड में विभाजित कर लें। खंड माने टुकड़े, खंड में, बड़ा मुश्किल सी चीज है गद्यांश कैसे पढ़ाया जाए, आप अपने अनुसार नहीं पढ़ना, लेकिन सीटेट का पैसेज बहुत मुश्किल नहीं आएगा। मुझे देखिए, मैंने अब तक क्या करा है, सबसे पहले मूक वाचन करें, लेकिन जब मूक वाचन करें तो गति अपने अनुसार बनाए रखें। लेकिन कई बार आप जब गद्यांश को पढ़ोगे तो अर्थ से समझ में नहीं आएगा। वो क्यों? क्योंकि कठिन शब्द होते हैं, उनका अर्थ नहीं आता। आपको पहले एक काम करना है, जब पढ़ते जाएं साथ साथ, तो कठिन शब्द को अंडरलाइन भी करें और कुछ विशेष शब्द को भी अंडरलाइन करना है, क्योंकि विशेष शब्द पे प्रश्न हो सकता है, ठीक है ना। जब आप ये कर लोगे तो मुझे लगता है गद्यांश समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी गद्यांश समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब गद्यांश में बात बदली हुई है, इसलिए खंडों में बांटना है, पर खंड ज्यादा से ज्यादा 2 या 3। मुझे लगता है जब आप ये चारों प्रोसेस करोगे तो मुझे लगता है हर स्थिति में गद्यांश का अर्थ आप समझ लेंगे। लेकिन जब आप गद्यांश को समझ लें तो अब आपका एक काम है, इसके बाद जो मैं 5वां पॉइंट लिखवाता हूं बच्चों को, वो क्या, कि गद्यांश का संक्षिप्त सार जरूर निकाल लें। संक्षिप्त सार निकालें, ये मैं जानबूझ के लिखता हूं। संक्षिप्त सार का मतलब क्या है? कई बार आप ना गद्यांश बच्चे पढ़ तो लेते हो और ऐसा लगता है आपको समझ में आ गया, फिर आप प्रश्न करने लगते हो, और जैसे ही प्रश्न पे पहुंचते हो तो अचानक भूल जाते हो, फिर अचानक फिर पैसेज देखते हो। मुझे ऐसा लगता है जब आप गद्यांश पढ़ लें
तो उसको शॉर्ट में करना आना चाहिए कि गद्यांश में क्या क्या बात है कही गई, ये पूरी बात नहीं, अरे गद्यांश क्या कहना चाह रहा है। तो सीधी बात है, गद्यांश जब बहुत सारे शब्दों में, उसे कम शब्दों में तुम्हें समझ लेना चाहिए। अगर कोई तुमसे कहे कि इस गद्यांश में क्या बात कही, तो आप थोड़ी बात में उसे बता दो कि ये बात ये कही गई। तो गद्यांश का निचोड़ जरूर निकालना है। जो बच्चे निचोड़ नहीं निकालते, सिर्फ पढ़ते ही पढ़ते हैं, उसमें बात नहीं होगी। तुम बड़ी बात को शॉर्ट में लिखना की प्रैक्टिस करो। एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन ये शॉर्ट चीजें आ जाएंगी। ध्यान रखना, गद्यांश का संक्षिप्त सार जरूर निकालें। मैं क्या करता हूं, जब भी मैं गद्यांश पढ़ता हूं तो देखिए आपके सामने आज पढ़ूंगा, पढ़ते 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 मैं एक निचोड़ बताता हूं, अच्छा ये बात हुई है भाई, फिर एक आइडिया हो जाता है, तो हमें प्रश्न करने में सुविधा होती है। ध्यान से सुनना। तो फिर सुनो बच्चे, मैं थोड़ा सा रिकॉल तो करता हूं, आपको पता ही है मेरी आदत। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मुख वाचन करेंगे, अपने हिसाब से गति रखेंगे, लेकिन गति रखने से पहले अगर अर्थ समझ में नहीं आता तो कठिन शब्द और इनको भी करते जाएंगे आसान शब्दों में। कठिन को आसान बनाना है और विशेष शब्दों को अंडरलाइन करना है। कोई अलग भाषा का शब्द तो नहीं है, कोई पंजाबी में कोई बात तो नहीं करी, किसी विशेष व्यक्ति की तो बात नहीं हो रही, उनको भी अंडरलाइन करेंगे क्योंकि प्रश्न इस पे होंगे कई बार। फिर आप एक काम करेंगे, गद्यांश को पढ़ते इस समय खंडों में विभाजित कर लें अगर समझ नहीं आ रहा। पर खंड ज्यादा से ज्यादा दो, ज्यादा से ज्यादा 2 खंडों या 4 खंड, ये 3 खंड, 2 या 3 से ज्यादा खंड ना हो, क्योंकि अगर ज्यादा खंड में बांटोगे तो पैसेज बिगड़ जाएगा फिर। ठीक है ना। गुड आफ्टरनून, चलो भाई मैं करने आ रहा हूं। ये 5 चीज कर लोगे ना तो गद्यांश आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, शॉर्ट समरी निकालनी है आपको, जो बात कही जा रही है, अरे इसमें किसकी बात कही, क्या क्या किसको कहा जा रहा है, बस इतनी बात, एक शॉर्ट निचोड़ निकालने। अच्छा, जब आप गद्यांश को पढ़ लें तो आपकी, अब अगर सीटेट का पेपर दे रहे हो, फिर छठी चीज आ जाओ प्रश्नों पर। अब दिखाई देंगे आपको प्रश्न, प्रश्नों को देखें, प्रश्न को करोगे ना, प्रश्नों को देखें, मैं ऐसे लिखता हूं, प्रश्नों को देखें। तो देखिए भाई, जब प्रश्न दिखाई देंगे तुम्हें, सुनते रहना इसको, जब प्रश्न दिखाई दें आपको, जब प्रश्न दिखाई दे, मैं छठा पॉइंट यहां लिखता हूं, ऐसा करता हूं, मैं दूसरे पेज पे ले आता हूं। ये मैंने 5 चीज बताई क्योंकि ना फिर दूसरा पेज करूंगा मैं अगले पेज पे ले आ रहा हूं। प्रश्नों को देखें, सुनो ध्यान से। जब आप छठे पॉइंट पे आप बता रहा हूं, जब आप प्रश्नों को देखें, जब समझ लें आप, निचोड़ निकाल लें, प्रश्नों को देखें, तो देखिए प्रश्न हो सकते 9 हो, और जब आप पैसेज हेरा और फिर पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा, इसके 4 ऑप्शंस मिलेंगे, तीसरा, चौथा, ऐसे 9 प्रश्न होंगे। तो जब आप प्रश्न देखो तो ये तो देखिए, प्रश्न की प्रकृति को समझना जरूरी है, प्रश्न क्या पूछ रहा है ये जानना जरूरी है। कई बार आप प्रश्न पढ़ोगे तो पैसेज अगर समझ में नहीं आएगा तो प्रश्न समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगता है अगर पैसेज सही से निचोड़ निकाल रखा है आपने तो प्रश्न भी समझ में आएंगे। पर जब मैं प्रश्न देखता हूं तो प्रश्न 3 तरह के प्रश्न मिलेंगे तुम्हें, पैसेज से रिलेटेड 3 तरह के प्रश्न मिलते हैं। कौन कौन से मैं लिख रहा हूं। पहला प्रश्न है सूचना परक प्रश्न, ये तुम्हें कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। सूचना परक प्रश्न, सूचना परक प्रश्न का मतलब यह है कि मान लीजिए एक प्रश्न दिया गया है, उसके 4 ऑप्शंस मिल गए, ए बी सी डी, तो जो प्रश्न होगा ना वो तुम खुद नहीं बताओगे, इसी पैसेज में आंसर होगा, यानी जो इंफॉर्मेशन, जो सूचना पैसेज में दे रखी है उसी पर आधारित होगा, है ना। तो तुम्हें ध्यान रखना, जब भी प्रश्न आए तो ये तुम्हें अंदाजा होना चाहिए क्या ये सूचना परक प्रश्न है या नहीं है, और ऐसा पढ़ने पर आ जाएगा। मैं भी पैसेज दूंगा तो पूछूंगा ये सूचना परक प्रश्न है। सूचना परक का मतलब है, ख लिखा, ये सूचना परक का मतलब है कि जो सूचना पैसेज में दी गई है उसी पे बेस्ड होगा। एक तो शुरू के 2-3 प्रश्न तो सूचना पे ही होते हैं, पर देखिए तीसरा नंबर, मैं कह रहा हूं 3 है, मैंने लिखा ये पहला, मैंने लिखा ये पहली चीज, पहला प्रश्न ऐसा दिखेगा। लेकिन पता है दूसरी तरह का, एक तो इस तरह के प्रश्न देख सकते हैं, हो सकता है 2 हो सकता है 3 प्रश्न हो इसमें। एक होता है भाव परक प्रश्न, भाव परक, भाव परक का प्रश्न का मतलब यह है, भाव परक प्रश्न, भाव परक प्रश्न का मतलब यह है कि प्रश्न आपके सामने होगा, लेकिन प्रश्न जो होगा उसका आंसर इसमें नहीं होगा, उसका आंसर क्या सीखा है, क्या सीख मिली है पैसेज, उस पर होगा। या कई बार ऐसे कहेगा, कवि का इस लाइन का कहने का क्या आशय है, तो इसमें से देख के थोड़ी ना बताओगे इससे क्या संदेश मिला, क्योंकि पैसेज पढ़ने के बाद एक निचोड़ भी तो निकालना है, ये बात कही जा रही है, समाज को ये दिशा दी जा रही है, इस तरह की बात समझ में आनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूं दूसरे तरह का प्रश्न आपको ऐसा मिलेगा, कैसा कि वो सूचना परक तो ही हो गया, भाव परक का मतलब कि क्या भाव निकल रहा है इसका। कई बार कहेगा कवि का इस शब्द का कहने का क्या भाव है, क्या तात्पर्य है। तो जब भी कभी मैं इसमें प्रश्न बताता हूं, इसमें किस तरह के प्रश्न होंगे, जैसे पूछा जाए आशय बताइए इस शब्द का, या कई बार संदेश पूछेगा, आशय पूछ लेगा, संदेश क्या है इस लाइन का। कई बार तात्पर्य भी पूछता है कि ये जो शब्द है या जो ये बात कही गई इसका तात्पर्य क्या है, क्या भाव निकल रहा है। तो तात्पर्य, इस तरह के शब्द क्या भाव है, ये भाव परक होंगे। ध्यान रखना 2 तरह के प्रश्न दिखते हैं तुम्हारे पैसेज में, एक तो सूचना परक और एक होता है भाव परक। ये दोनों प्रश्न समझ में आने चाहिए। अगर प्रश्न पढ़ रहे हो तो तुम्हें ये नॉलेज होनी चाहिए कौन सा सूचना परक है, कौन सा भाव, और ये दिख जाता है आसान, बहुत मुश्किल चीज नहीं है जब मैं पैसेज दिखाऊंगा, क्योंकि सारी चीज तो मुझे पैसेज में दिखानी है। अब सुनो, एक तो इस तरह का प्रश्न दिखता है, एक और एक तीसरा जो फाइनल तरीका होता है, तीसरा तरह का जो प्रश्न होता है वो होता है व्याकरण से संबंधित प्रश्न। ये 3 तरह के प्रश्न गद्यांश में सीटेट में आ रहे हैं। व्याकरण का मतलब ये है, क्या मतलब है व्याकरण का, कि कई बार इसी पैसेज में से एक शब्द लिख देगा अल्पता,
क्या दे देगा? अल्पता। फिर पूछेगा क्या इसमें उपसर्ग है या प्रत्यय है, तो उपसर्ग प्रत्यय प्रश्न आएंगे तो व्याकरण ही तो है। उपसर्ग वो होते हैं जो आगे लगते हैं, पर इसमें तो प्रत्यय है, ता प्रत्यय है। कई बार इसी शब्द को देगा और पूछेगा ये शब्द है कि हाँ जी ये शब्द है, वर्ण तो नहीं है ना वाक्य, शब्द ही है। फिर पूछेगा ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज, तो शब्द भी पूछ लेगा। कई बार पूछ लेगा ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। कई बार अलंकार पे प्रश्न आ जाएगा, कई बार समास पे प्रश्न आ जाएगा, कभी कभी तो संधि पे भी प्रश्न आ जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, जितने प्रश्न आएंगे वो व्याकरण। अब व्याकरण में तो मुहावरा भी पूछ लेगा, विलोम शब्द भी पूछ लेगा। 3 तरह के प्रश्न मिलते हैं जब तुम पैसेज को समझ लो। एक तो सूचना परक प्रश्न होगा, ये समझ में आना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए सूचना परक है। दूसरा तरह का है भाव परक प्रश्न, और तीसरे तरह का प्रश्न होगा व्याकरण पर आधारित प्रश्न। इसीलिए कई बार मैं क्लास में व्याकरण पढ़ाता हूं। मैं 2 क्लास तो मैं पैसेज दूंगा शुरू में, फिर मैं व्याकरण शुरू कर दूंगा, बीच में 2-3 क्लास व्याकरण की दूंगा, फिर एक पैसेज दोबारा कराऊंगा। पर अभी कविता का भी पैसेज मुझे तुम्हें कराना है। पैसेज ही आते हैं तुम्हें कंप्यूटर पे कैसे करें, जैसे मैं बता रहा हूं, हमेशा पैसेज को फोन से करना शुरू करो। आप पेपर से काम नहीं चलेगा। फोन में कैसे पढ़ा जाए और कैसे उसे कलेक्ट किया जाए, ये थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि पढ़कर तुम्हें प्रश्न करने हैं। 1-2 ऐप ऐसे हैं गूगल पे भी जिसमें पैसेज आता है और ऑप्ट करना पड़ता है उसे। माउस वगैरह रख लो आप और फिर देखो, ये प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है। तो ये फिर मैंने छठी बात बताई प्रश्न की, मैं एक बार पुनः दोहराता हूं। देखिए इधर देखो, मूक वाचन करना है, गद्यांश को की गति अपने अनुसार बनानी है, लेकिन तेज करनी है। प्रैक्टिस करोगे अर्थ निकालोगे, पर जब अर्थ निकालोगे गद्यांश की गति तो तब तेज होगी जब आप कठिन शब्दों को अंडरलाइन करोगे और आसान में लिख लोगे तो जल्दी से पढ़ लोगे। दूसरी चीज, कुछ विशेष शब्द भी अंडरलाइन करके रखना। फिर मैंने बताया गद्यांश को पढ़ते समय अगर अर्थ नहीं आ रहा भी तो खंडों में बांट लो, टुकड़े में बांट लो, पर टुकड़े अर्थ के अनुसार होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा, वो अपने अनुसार देखेंगे। फिर मैं कहता हूं जब गद्यांश को इस तरह से कर लो और अर्थ सा तुम्हें लगा कि अरे आ गया, तो उसका एक निचोड़ अपने अनुसार लिखो, ब्रीफ में लिखने की कोशिश करो। अरे इसमें तो ये बात कही गई, संक्षिप्त सार निकालना है। सार के बाद प्रश्न पे आ जाएंगे, और प्रश्न जब दिखते हैं तो प्रश्न दिखते हैं 3 तरह के। अच्छा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं बताना, बस मैं प्रश्न दे रहा हूं, अब तुम पढ़ के दिखाना। आपको कुछ नहीं बताना, ये 6 बातें ध्यान रखी जाती हैं। एक काम और करोगे, एक आजकल 7वीं चीज में बताने लगा हूं, अब सीटेट में एक प्रश्न आ सकता है जो अभी तक नहीं आया। कभी कभी कोई गद्यांश होगा ना तो उसका शीर्षक पूछा जाएगा कि भाई क्या टॉपिक होगा, और ऑप्शंस तुम्हें मिलेंगे 4, उसमें एक शीर्षक भी होगा। बस जब 4 ऑप्शंस होंगे तो ऐसा लगेगा अरे चारों ही टाइटल लग रहे हैं, इसके चारों ही शीर्षक लग रहे हैं। उपयुक्त शीर्षक पूछता है। तो देखिए शीर्षक कैसे निकाला जाए किसी गद्यांश का। जब कभी आप शीर्षक निकालोगे किसी भी पैसेज, कोई पैसेज है पूरा अर्थ निकाल लिया, मान लो वृक्षों पे ही है, तो वृक्ष पे या छात्र के अनुशासन पर है, तो इसका ऑप्शन में ही ऐसे विकल्प होंगे जिससे तुम कंफ्यूज होगे। तो शीर्षक में क्या क्या चीज देखी जाती है? शीर्षक में अर्थ तो होना चाहिए पूरा, ऐसा कोई वह शब्द हो एक जिसमें पूरा अर्थ निचोड़ हो। तो देखिए शीर्षक में, देखिए सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूं पूरा भावपूर्ण होना चाहिए शीर्षक। भावपूर्ण का मतलब है जो बात पैसेज में की गई है उस एक शब्द में उस पूरे भाव को रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, एक तो ये। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ भाव नहीं देखा जाता इसमें एक चीज और देखी जाती है, आकर्षक। आकर्षक का मतलब है अट्रैक्ट, कि जब भी आपको शीर्षक दिखे, आकर्षक से पहले एक काम करो, पहले तो भावपूर्ण हो, पूरा अर्थ दे जो शब्द हो, पर पता है शीर्षक हो संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब समझते हो कि बहुत बड़ा टाइटल ना हो। जैसे बताइए वनों पर कोई पैसेज है और मैं कहूं वनों के अत्यधिक लाभ, वनों के सही लाभ का मनुष्य, नहीं इस तरह से बोल देता हूं, वनों के अत्यधिक लाभ, ये शीर्षक होगा, या वन और मनुष्य, कौन सा शीर्षक होगा? अब दोनों ही बड़े लग रहे हैं, पर पता है सही मायने में मैं कहूं ना वन और मनुष्य, इसमें सारी निचोड़ आ गई, और वनों के अत्यधिक लाभ ये थोड़ा बड़ा है। तो शीर्षक ना संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, पर इनसे भी नहीं निकलता, संक्षिप्त से भी नहीं, भावपूर्ण भी और छोटा भी नजर आए। छोटा मतलब कि संक्षिप्त हो, बहुत बड़ा ना हो टाइटल। लेकिन एक तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है आकर्षक, अट्रैक्ट लगे। आकर्षक का मतलब है, मैं समझा दूंगा जब पैसेज दूंगा उसमें शीर्षक भी पूछूंगा आपसे। एक है आकर्षक। आकर्षक माने कि जब भी पैसेज आए छोटा भी हो और पूरे भाव पर हो, लेकिन कभी कभी 2 ऑप्शन आएंगे कि भाई दोनों ही भाव, ये भी भाव और छोटा लग रहा है और ये भी भाव और छोटा। फिर इसके बाद देखना एक अट्रैक्शन होना चाहिए। अट्रैक्शन का मतलब कि कई बार ऐसा होता है ना, जैसे अभी मैंने बोला था विद्यार्थियों के लिए या वनों के अत्यधिक लाभ, पर वनों के अत्यधिक लाभ इतना सही है, वन और मनुष्य है, ठीक है ना, या वन और या ऐसे हो जाएगा वनोत्सव कर सकते हैं, छोटा शब्द लिख देंगे, यानी कोई ना कोई एक अट्रैक्शन सा हो उसके अंदर, एक अट्रैक्शन सा हो। क्या मेरी बात समझ में आई? शीर्षक भावपूर्ण होना चाहिए, संक्षिप्त भी नजर आना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसमें एक अट्रैक्शन हो। कई बार फिल्मों के हम टाइटल लिखते हैं बड़े बड़े नहीं, ऐसा टाइटल लिखा जाता है जो अट्रैक्ट करता है, लोग तभी तो पिक्चर देखेंगे। तो पाठक के सामने एक अट्रैक्शन की बात नजर आनी चाहिए, तब जाके शीर्षक समझ आता है। तो देखिए भाई, सुनिए, मैं एक बार रिकॉल करके पैसेज दूंगा मैं। जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो मूक वाचन करें, मुझे ऐसा लगता है चुपचाप पढ़ें शांत मन से, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो गति अपने अनुसार रखें, लेकिन अर्थ को देखते हुए। तो कुछ बच्चे बहुत जल्दी पढ़ जाते हैं, अर्थ निकाल लेते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा स्पीड कम, लेकिन जब प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो तुम भी स्पीड से पढ़ लोगे। लेकिन जब अर्थ निकालोगे
तो मुझे लगता है सबसे पहले आप कठिन शब्द को पहले अंडरलाइन करो और विशेष शब्द। जब कठिन शब्द को आसान बना लेते हैं और कुछ विशेष शब्द को अच्छे से पहचान लेते हैं तो पैसेज अपने आप अर्थ से समझ में आ जाता है। लेकिन फिर भी अगर अर्थ से समझ में ना आए तो आप एक काम करो, गद्यांश को अपने अनुसार खंडे में बांटो, क्योंकि गद्यांश में अलग अलग बातें हो रही होंगी और फिर उसे बांट लो आप। इसके बाद मैंने कहा कि जब ये भी कर लो और अर्थ आ जाए फिर एक शॉर्ट समरी खुद बनानी आनी चाहिए। इस बड़ी बात को हमने ये कहा गया छोटे रूप में। फिर प्रश्न को देखेंगे और प्रश्न 3 तरह के दिखेंगे, सूचनापरक प्रश्न पहचानो, भावपूर्ण और फिर व्याकरण से रिलेटेड हो। और उसके बाद एक प्रश्न शीर्षक पे आता है, शीर्षक के लिए पूरा अर्थ होना चाहिए उस एक ही शब्द में। दूसरी चीज शॉर्ट भी होना चाहिए, शॉर्ट ज्यादा सही माना जाता है और अट्रैक्शन उसमें होना जरूरी। राम राम, वेरी गुड। तो समय ज्यादा ले लिया मैंने गद्यांश और मैं शुरू करता हूं। समय ज्यादा नहीं लूंगा आपका, गद्यांश पढ़ो क्योंकि पैसेज तो सीटेट में गद्यांश तो आने हैं, बाकी पेडागोजी आनी है, तो गद्यांश की बात कर रहा हूं। चलिए तो जरा बताओ और बहुत ध्यान से पढ़ना। सीटेट का प्रश्न, यह पहला मैंने गद्यांश आसान रखा है भाई तुम्हारे सामने। इसके बाद अगर मेरे पास समय होगा तो एक दूसरा गद्यांश और दूंगा मुश्किल। पढ़ो, मैं साइड हो जाता हूं। थोड़ा सा बताओ समझ में आ रहा है? आज मैंने हल्के फंट में बनाया ये, क्या सबको दिखाई दे रहा? पढ़ो सारा। और मैंने जानबूझ के खंडों में बांट दिया है ताकि आपको समझ में ना आए। बड़ा पैसेज दिया है लेकिन पैसेज आसान है, आसानी से कर लोगे। फटाफट करें, पढ़ें इसे। पैसेज हमेशा रोज कराऊंगा ही कराऊंगा, आप पढ़ें इसे अच्छे से। पढ़ो भाई। खंडों को ज्यादा ज्यादा 2 खंड में या 3 खंड, 3 से ज्यादा मत करना बेटा। साफ नहीं कर सकता, यही है मेरे पास अभी। अभी आप ऐसे रख लें। जयदेव इससे ज्यादा साफ नहीं कर सकता, ये मैंने इसके बाद मैं बना दूंगा थोड़ा डार्क तरीके से। आज आप पढ़ लो इसे, दिख तो रहा होगा आपको। थंबनेल बनाकर भेज देना मुझे कि हाँ पढ़ लिया, ठीक से पढ़ लो अच्छे से। हाँ सुजाता, इसे थंबनेल बनाकर भेजना जब पढ़ लो तो। पढ़ लिया हो तो बताना। थंबनेल नहीं आए आपके? पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया? चलो पंकज ने दे दिया। मैं एक काम करो, मैं तुम्हें ना, सभी बच्चे ध्यान दो, तुमने अपने तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया, पर किसी ने ना एक निचोड़ नहीं निकाला होगा बात क्या कही जा रही है। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, देखिए ऐसे ही पढ़ोगे आप तो समझ में आएगी बात। बड़े आसान तरीके से पढ़ना हूँ। देखिए जब भी हम कहें हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष हो गए थे, यानी आगे बात कही, अभी बात समझ नहीं आई। हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष ही हुए थे कि पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। इसका मतलब चीन ने अटैक कर दिया होगा हम पर, है ना। हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष भी नहीं हुए थे, यानी स्वतंत्रता मिली 1947 में। थोड़ा आइडिया लगा लिया करो। और इसका मतलब 15 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे, यानी बात पीछे की चल रही है कि पड़ोसी चीन ने हमारी पेट में छुरा भोंक दिया। उत्तरी सीमा की बर्फीली चोटियों, थोड़ा सा ध्यान रखना, उत्तरी सीमा की सफेद बर्फीली चोटियां शहीदों के खून से सनकर लाल हो गई, यानी बहुत सारी हत्याएं भी हो गई, शहीद हो गए हमारे कई सैनिक। हजारों माओं की गोदे सूनी हो गई, हजारों की मांग का सिंदूर पूछ गया और लाखों अभागे बच्चे पिता के प्यार से महरूम हो गए। यानी बहुत ज्यादा इस चीन ने अटैक कर दिया और उसमें हमारी हार भी साबित हुई। सीधी सीधी बात पता लग रही है, ठीक है ना। फिर आगे है, गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था, देश का माहौल भी पस्त था क्योंकि हार चुके थे हम चीन से और हम बड़े निराश में थे। और स्वतंत्रता दिवस भी आने वाला था और स्वतंत्रता दिवस में तो सलूट मार्क, प्रधानमंत्री सलूट करते हैं, राष्ट्रपति, है ना। हौसला पस्त था, कोई उमंग भी नहीं रही थी पर्व मनाने की बात, कोई उमंग भी नहीं रह गई थी पर्व मनाने की। पर्व माने कि जो त्योहार था, पर्व माने त्योहार, पर्व माने त्योहार, त्योहार कि जो गणतंत्र दिवस आ रहा था, है ना, 26 जनवरी जो आ रही थी, गणतंत्र दिवस जो आ रहा था, उसको मनाने की कोई उमंग भी नहीं थी क्योंकि उमंग पैदा नहीं थी, इसलिए पर्व मनाने की खुशी नहीं थी। आगे है, मैं थोड़ा पढ़ ले रहा हूं, देखो। तब यह सोचा गया कि जानी मानी फिल्म हस्तियों का आयोजन में शामिल हो तो भीड़ उमड़ेगी, यानी गणतंत्र दिवस मनाना था और ये आशा थी कि गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा तो ज्यादा लोगों में उमंग ही नहीं है तो आएगा भी कोई नहीं। तो ये सोचा गया उस उमंगों को
ठीक से करें, उनके अंदर फिर वही देशभक्ति पैदा करें। इसके लिए कहा गया कि सोचा गया कि जानी मानी फिल्म हस्तियों को शामिल करें उस पर्व में, ठीक है, तभी भीड़ उमड़ेगी। वहां कोई ऐसा गीत प्रस्तुत हो जो लोगों के मन को छूकर उन्हें झकझोर सके। चुनौती फिल्म जगत तक पहुंच गई। चुनौती ये कहां तक हो गई, यानी ये कहा जाने लगा कि अब लोगों को झकझोरना है, और ये जिम्मेदारी फिल्म जगत के सितारों पर या फिल्म जगत के लोगों पर पहुंच गई। और ये कहा गया कि एक ऐसा गीत उनके सामने पेश किया जाए जिससे उनकी उमंगें जग जाए। मैं थोड़ा सा बड़ा पैसेज होता तो मुश्किल होता है। एक नौजवान गीतकार प्रदीप, कौन थे? प्रदीप गीतकार हैं, थोड़ा अंडरलाइन कर लिया करो, ने चुनौती स्वीकार करने का मन बनाया और गीत लिखना भी शुरू किया। लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत का क्या, यानी गीत लिख तो दिया जाएगा पर अगर उसे कोई गाएगा नहीं, उसमें संगीत नहीं होगा तो वो गीत बेकार भी होगा। तो प्रदीप गीतकार ने गीत तो लिख दिया पर सुर और स्वर के बिना गीत ही क्या। प्रदीप संगीत निर्देशक कौन है? रामचंद्र। और गीतकार कौन है? प्रदीप। कहीं ना कहीं इन पे प्रश्न हो सकता है। के पास पहुंचे, यानी प्रदीप कहां पहुंच गए? संगीतकार रामचंद्र के पास। उन्हें गीत पसंद आया और उन्होंने रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी। और क्या दे दी? कि हम गीत गाएंगे उस पर्व में और वही उमंगे उन लोगों में पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो ये बता भी दिया रक्षा मंत्रालय को। 26 जनवरी का शुभ दिन आया, अब आ गया गणतंत्र दिवस। लाखों की भीड़ बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी और बहुत सारी भीड़ भी आई और वो प्रतीक्षा कर रही थी उस गाने की। तब तक जो धुन बज रही थी वह हटी। जो गणतंत्र दिवस में नॉर्मल धुन बजती है वो जब हटी तो थोड़ी देर शांति रही, थोड़ी देर शांति से रही, लोग वैसे ही परेशान से थे। तभी उस शांति को चीरता हुआ लता, यहां लता हुआ है, लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। वेदना और चुनौती भरा। और क्या गीत गाया? ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ये गीत गाया। समय जैसे ही थम गया, इस गीत को सुनकर समय थम गया। सभी के मन में एक ही भाव, एक ही रस में डूब गए और सभी एक ही रस में डूब गए, एक ही भाव में डूब गए, देशभक्ति या शहीदों को याद करने लगे। गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे, आंसू थे कि थमते ही ना थे। ये पैसेज आसान भी था, बड़ा सा था, पर इसमें कोई कठिन शब्द को अंडरलाइन करने वाली नहीं चीज थी। मैंने पहला पैसेज पेडागोजी की बात दिया, ये बड़ा आसान था, लेकिन एक निचोड़ निकाला कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था और चीन से हार के कारण लोगों का जो ऊर्जा थी वो कम हो गई थी। तो ये सोचा गया ऐसा क्या करें कि वही देशभक्ति लोगों में वापस आ जाए। तो ये जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय ने चुनौती दे दी कि कौन पूरी करेगा। तो एक गीतकार थे प्रदीप और एक संगीतकार थे रामचंद्रन। देखिए निचोड़ा अपने आप ही निकल आता है। गीतकार ने रामचंद्र को कहा और रामचंद्र ने वो गीत सुना और धुन बना दी। और यही रामचंद्र ने यही रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी कि हम करेंगे आपकी चुनौती का मुकाबला। और फिर वो दिन आया, फिर उस गीत को लता ने गाया और उससे वही उमंग वापस आ गई। क्या क्लियर हुई? तो ध्यान रखना, मैंने पढ़ा, आपने भी पढ़ लिया होगा, लेकिन कहीं ना पैसेज को ना अर्थ से होगा। ये मैंने आसान पैसेज दिया पर इतना आसान आता नहीं, कभी कभी मुश्किल भी आता है। और इस बार के जो 2019 के प्रश्न पत्र में आए ना पैसेज, मैं आपको दिखाऊं तो आपको कभी कभी बहुत मुश्किल पैसेज आएगा। तो मैं स्तर बढ़ाऊंगा भाई पैसेज का, लेकिन आप इसे करके दिखाइए। सीटेट का ही प्रश्न है। चलिए मैं अब दिखाऊंगा नहीं पैसेज, आप एक काम करो, पहला प्रश्न बताइए। और देखिए 10 प्रश्न बनाए मैं इस पे, अगर मेरे पास समय हुआ तो दूसरा पैसेज भी दूंगा। आज आसान का पैसेज रखा है। ऐ मेरे वतन के लोगों, ये गीत है, हाँ बता सकते हो किसने लिखा, किसने गाया, किसने संगीतबद्ध किया, ये भी बात, तीनों चीज पता दोगे आप। जरूरत नहीं है इस प्रश्न को ऑप्शन देखने की। लेकिन बताओ प्रश्न के आगे, ऐ मेरे वतन के लोगों गीत के बारे में क्या सच नहीं है। प्रश्न तो ये डाल दिया उसने। मुझे बताइए भावपूर्ण प्रश्न है या सूचना परक? जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें क्या वही तो प्रश्न है? शुरू के प्रश्न सूचना परक प्रश्न होते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। आप 2 मिनट में इन इस शब्द को कर दोगे। ये आसान ही रखा मैंने, पर कहीं ना कहीं, और ये आया पे सीटेट का ही पैसेज है, मैंने भी नहीं रखा, पर ये कहीं ना कहीं आपको ये क्या प्रश्न नहीं पता हो कि ये किस पे बेस्ड है। ये तो पैसेज पे है, देखो उत्तर दे देंगे सभी। चलो, ऐ मेरे वतन के लोगों के बारे में कौन सा सच नहीं है? तो देखिए प्रदीप ने लिखा, ये बात तो सच है। लता मंगेशकर ने स्वर दिया, ये बात भी सही है। श्री रामचंद्र ने संगीत दिया, ये भी बात सही है। तो एक विकल्प तो गलत होगा, इसका उत्तर सबने ये दिया होगा। मन्ना डे ने स्वर दिया। और ये मत सोचो मैंने बनाया पैसेज, मैंने 2018 में आया तुम्हारे ये पैसेज, ठीक है, और पहला ही पैसेज है तो बहुत मुश्किल भी नहीं आता, ऐसा भी नहीं कि बहुत मुश्किल ही दे। चलिए पहला प्रश्न हो गया, इसकी जरूरत ही नहीं है पैसेज पढ़ने की तुम्हें, ये तो हो तो गया। चलिए और बताओ, अब सुनो अगला प्रश्न बताइए। ये मैंने आंसर भी लिखे साथ के साथ, देखिए भाई सुनिए। इसका उत्तर ए था और ऐ मेरे वतन के लोगों मन्ना डे ने स्वर दिया, ये बात असत्य है, लिखने की भी जरूरत नहीं थी इसमें। चलिए देखते जाओ, मैं आंसर भी साथ में लाया हूं। चलिए बताइए नंबर 2, दोबारा पढ़ो इस प्रश्न को अपने आप। भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग ना रहने का क्या कारण था? अब कारण ये भी सूचना परक है। मैं चाहता था तो मैं पैसेज दे सकता था पर बिना पढ़े बताइए भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग ना रखने का कारण था। 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग ना रखना का कारण क्या था? क्यों उमंग नहीं थी 26 जनवरी को मनाने की? जबकि 26 जनवरी जब आती है तो देशभक्त की याद किया जाता है, तो लोगों में उत्साह बहुत होता है ऐसे दिन, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो। लेकिन कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो पैसेज के आधार पर बताओगे उमंग रहने का कारण नहीं था? चलो उत्तर दो। डी दे रहे हैं कई बच्चे, मैं पढ़ूंगा वो ऑप्शन। भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने का की उमंग न रहने का कारण था सैनिकों के द्वारा मार्च पास्ट से इंकार करना। ये तो बिल्कुल नहीं है, ये बात ही नहीं कही गई है, तो ये तो गई।
रक्षा मंत्रालय की अनिच्छा, अरे रक्षा मंत्रालय तो चाहते थे और उन्होंने चुनौती दे दी कि कौन इस मुंग को लाएगा, तो ये विवाद भी नहीं है। चीन का दबाव था या हजारों युवक का शहीद होना, इसका आंसर जिसने डी दिया है, हमारे हजारों सैनिक चीन के युद्ध में मारे गए और इस कारण से लोगों की उमंग शिथिल हो गई, ठंडी पड़ गई। तो आंसर है या नहीं है? तो पैसेज ऐसा मत सोचो कि बड़ा आसानी आएगा ये, पर ये पैसेज आ चुका है, तुम सर्च करोगे तो तुम्हें मिलेगा, कई बच्चे देखे भी आएंगे। तो प्रश्न ये रहा, देखिए मैंने उत्तर भी रखा साथ में, और ये पैसेज मैं डलवा दूंगा। भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग ना रहने का कारण यही रहा है हजारों युवक का शहीद होना, ये शहीद हो गए थे, इस वजह से उमंग शिथिल हो गई थी। अगला थर्ड प्रश्न, रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई और किसने दी और क्यों दी, जरा बताइए। रक्षा मंत्रालय को किसी ने तो सूचना दी, लेकिन क्या सूचना दी गई? फिल्म मस्तियां भाग लेंगी, ये सूचना दी कि भाई फिल्म मस्ती बहुत सारे फिल्म स्टार भाग लेंगे, या गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है, या प्रदीप और श्री राम जी भी दिल्ली आएंगे, या 26 जनवरी का पर्व मनाया जाएगा? बताइए, मैंने थोड़ा समझाया, बताओ इसका उत्तर क्या दोगे। रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई थी? कोई पैसेज नहीं दिखाऊंगा अब मैं, अपने आप बताओ कितनी मेमोरी में तुमने स्टोर किया है, ये बहुत जरूरी है। जब जब मैं पैसेज दूंगा तो ये मत सोचना कि तुम्हें दोबारा पढ़ने का मौका मिलेगा, उसे पहले अर्थ से समझो, टुकड़े में बांटो या कैसे ही करो, लेकिन एक सेंट्रल आइडिया ले लेना है कि अच्छा ये बात हुई, जैसे मैंने अभी बताया आपको। बेशक मैंने ठीक तरीके से पैसेज नहीं पढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं निचोड़ निकाल लिया कि बात ये गई थी और आपके सामने बोली फिर कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। एक सेंट्रल आइडिया ले लोगे ना, एक खाका सा खींच लोगे, तो पैसेज को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर तो इसी के अंदर है। क्या उत्तर दिया है? देखिए कई लोग ये उत्तर गलत कर रहे हैं, कई लोग बी कह रहे हैं, कई लोग डी कह रहे हैं, पर बताइए डी नहीं है। 26 जनवरी का पर मनाया जाए, अच्छा ये कहने गए थे कि 26 जनवरी मनाए, अरे वो तो कहते मनाएंगे तो सही, पर उसमें उमंग कौन भरेगा? तो ये चुनौती स्वीकार की किसने? रामचंद्र ने, प्रदीप ने ये बात लिखी, ठीक है ना। अब मैं ये कह रहा हूं असली में ये नहीं है 26 जनवरी का पर्व मनाया जाए, असली में रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई निर्देश के द्वारा? ये नहीं था कि 26 जनवरी मनाए, ये था गीत प्रस्तुत करने की चुनौती उन्हें स्वीकार है, ये तो बात कही गई। और यही तो कहने गए थे कि हम करेंगे इसको कबूल, आप करिए, हम उमंग भरेंगे, ठीक है ना। गलत सो जाता है, यहां गए तुम लोग, यहां गए तुम, सी नहीं है। ये कहने गए थे कि दिल्ली, प्रदीप और रामचंद्र भी दिल्ली आएंगे, क्या फायदा उनका आने का? वो ये कहने गए थे हम उस चुनौती को कबूल कर रहे हैं, हम लिखेंगे आपका गीत। बी करेक्ट है, जितने ने बी दिया वो सही है। फिर सुन लो, आज का पैसेज मैंने करा है, एक थोड़ी सी मेरी क्लास लेट भी हुई है, इसलिए भी थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी करा, लेकिन सभी बच्चे इस एक बार ध्यान रखेंगे कि पैसेज आएगा और मेन तो पैसेज ही आता है। तुम्हें पैसेज करो और पेडागोजी करो, व्याकरण में घुसते मत चले जाओगे। व्याकरण तो तुम अगर ऊपर ऊपर से भी करके देखिए, विशेषण को पूछेगा कौन सा विशेषण है, हो सकता है संज्ञा पूछ ले, हो सकता है वाक्य पूछ ले, पर व्याकरण से ज्यादा पैसेज ही आने हैं तुम्हें, तो पैसेज को सीखना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है मुझे एक रोज पैसेज कराना चाहिए जब हिंदी क्लास हो। देखिए मैं उत्तर भी लिख के लाया हूं, और ध्यान रखना, रक्षा मंत्रालय को गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है, ये सूचना देने गए थे, ठीक है, यानी बी सही है। चलो अगला प्रश्न, अभी तो कितने में 3, चौथा प्रश्न बताओ। कई बार ना जैसे ही सूचना परक प्रश्न खत्म हुआ तो मुहावरा पूछ लेगा, व्याकरण का कोई शब्द पूछेगा, इस बार मुहावरा पूछा है। पीठ में छुरा भोंक दिया, किसने? चीन ने। तो क्या कर दिया? पीठ में छुरा भोंकना, ये है मुहावरा। मुहावरा आता है, मुहावरे की सबसे अच्छी पहचान है कि सबसे अंत में ना दिखता है मुहावरे में, जैसे घोड़े बेचकर सोना, है ना, आंखें चार करना, है ना, 9 2 11 होना, सबके पीछे ना आ रहा है, ठीक है ना, आग बबूला होना, जब ना आता है तो मुहावरा है। लेकिन मुहावरा का सीधा अर्थ नहीं होता, इसका लक्षण लिया जाता है, इसका गुण दूसरा अर्थ लिया जाता है। पीठ में छुरा भोंकने का अर्थ है किसी पर आक्रमण करना, किसी को पराजित करना, युद्ध में घायल करना या विश्वासघात करना। अगर सीधा लड़ता ना चीन कह के तो हो सकता था हम भी फाइट करते हैं, पर उसने क्या करा, मैं पैसेज दिखाऊं तो शुरू में ही लिखा हुआ था, बर्फ की सफेद चादर से ढकी होकर उन्होंने पीछे से अटैक कर दिया, ठीक है ना। वैसे भी इसका उत्तर विश्वासघात करना होता है। पीठ में कोई छुरा, सामने से तो नहीं छुरा घोंप रहा, कहां दिख रहा है? पीठ से, तो विश्वासघात ही कर रहा है। इसका सही उत्तर है डी। तो दे दिया तुमने, इसमें मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं, पर मुहावरा चाहे तुम्हें पैसेज से आए ना आए, इसका अर्थ तो जान सकते हो, इसका तो अर्थ जान सकते हो तुम लोग, ठीक है या नहीं है? इसका मीनिंग तो जान सकते हो, इसका अर्थ यही है, विश्वासघात करना। सभी ने कर दिया होगा, सुनो अभी, पीठ में छुरा भोंकने का अर्थ है विश्वासघात करना, इस बात को ध्यान रखना। चलिए अगला बताओ, 5वां, जानी मानी फिल्म हस्तियों को बुलाने का निर्णय लिया गया, क्यों? वाई? जानी मानी फिल्म हस्तियों को बुलाने का निर्णय लिया गया, भीड़ जुटाने के लिए, लता मंगेशकर का गीत सुनाने के लिए, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, या गणतंत्र दिवस मनाने के लिए? देखें ये कौन करेगा, और ये ज्यादातर बच्चे गलत कर देंगे, ये प्रश्न ये ज्यादातर बच्चे गलत कर देंगे, और फिर मैं इसे पैसेज में दिखाऊंगा तुम्हें। ये सूचना परक प्रश्न है, क्या तो रहे, जानी मानी फिल्म हस्तियों को क्यों बुलाया गया, तो ये तो तब बता पाओगे जब पैसेज को देख लोगे, पैसेज में कही गई ये बात, क्यों बुलाएंगे हम फिल्म स्टारों को, जरा बताइए। 5वें का ए दे रहे हैं कई लोग, 5वें का ए, 5वें का ए, पक्का ठीक से पढ़ो, सभी उत्तर दो जितने बच्चे हैं। एक और पैसेज कराऊंगा मैं इसके बाद, फटाफट करो, अभी तो 5वें पे हैं, 10 प्रश्न बनाए, 10 या 11। यहां गड़बड़ हो गई, इसलिए ना पैसेज को एक बार थोड़ा सा ढंग से भी पढ़ना है, और पैसेज की जब तुम्हें समझ ना आए कोई चीज, ये बात ध्यान रखो, चाहे कितना ही अर्थ से पढ़ लिया हो, और ना आए तो एक काम करो, पैसेज को दोबारा देखना है, क्योंकि दोबारा देख के हम पैसेज को ढंग से पढ़ सकते हैं। ये प्रश्न उसी में उसका उत्तर है, और देखिए मैं दिखाता हूं, ठीक से पढ़ते हैं, हो सकता है मैंने ठीक से ना पढ़ा उसे। जिसने इसका उत्तर ए दिया है वो सही है, ये गलत है। शहीदों को श्रद्धांजलि देनी थी, इसलिए फिल्म स्टार को बुला रहे थे,
इसलिए फिल्म स्टार को बता देते हैं, या कहीं ना कहीं लोगों में उमंग हो, लोगों की भीड़ वहां बढ़े। मेन उद्देश्य हमारा यही था कि लोग जो हैं उनमें वो वापस उत्साहपन आ जाए। हमें शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं देनी थी, हमें तो उस भीड़ को और ज्यादा उमंग पैदा करनी थी, ताकि वही देशभक्ति दोबारा उसमें लौटे, ताकि भारत और आगे बढ़े। बात समझ में आई? लेकिन मैं दिखाता हूं, असली में भीड़ जुटाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को इनवाइट किया गया। सबको थोड़ा ना करना था, क्या जरूरत थी, हमें तो देश के लिए ही वो करना था। लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म स्टारों को देखकर लोगों का अट्रैक्ट होते हैं और वो बढ़ते हैं। इसका उत्तर ना करेक्ट ए है, सी नहीं है, यहां गड़बड़ कर गया। आप देखिए मैं दिखा रहा हूं, एक बार मैं इस पैसेज को ना तुम्हें दिखाता हूं। मैं क्या प्रश्न क्या है, जानी मानी फिल्म हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया? क्यों? क्योंकि भीड़ जुटानी थी। अब देखिए मैं तुम्हें पैसेज दिखाता हूं, इसमें थोड़ा सा देखो, ये रहा पैसेज, देखो सुनो, यहां पढ़ो जरा, इसे देखो एक बार। फिल्म फिल्म इंडस्ट्री की बात होगी, क्यों बुलाया हमने सिनेमाघरों को, तो देखिए यहां से देखते हैं। हाँ यहां होगा, देखिए गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था, देश का हौसला भी पस्त था, कोई उमंग नहीं रह गई थी पर्व मनाने की। ठीक है, तब यह सोचा गया कि जानी मानी फिल्म हस्तियों को आयोजन में शामिल हो, कि वो शामिल हो जाएं। तो जानी मानी फिल्म हस्तियां आयोजन में शामिल हो तो क्या होगा, भीड़ उमड़ेगी। यही तो बात थी, जानी मानी अगर फिल्म इंडस्ट्री आ जाएगी, इंडस्ट्री के लोग आ जाएंगे, तो हमारी भीड़ बढ़ जाएगी लोगों की, और लोगों में फिर वो गीत सुनेगा और उसमें मंगाएगी। सीधी बात है, साफ कह तो रहा है पैसेज में। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, पैसेज कभी कभी तुम्हें अगर ना समझ में आए तो दोबारा पैसेज देखना है और उसे ढूंढना है, क्योंकि सूचना परक प्रश्न इसमें ही होंगे, थोड़ा सा अवेयर रहना है। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए कई बच्चों को गलत हुआ, और पता है कई बार ये भी नहीं पहचानते और अर्थ ही निकालते, जबकि वो सूचना परक प्रश्न पूछ रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, शायद मेरी बात समझ में आई, और एक दो नहीं, शायद दो तीन पैसेज जब मैं कराऊंगा तो ये बात मेरी समझ में, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें। तो याद रखना, इसका उत्तर है ए, भीड़ जुटाने के लिए। और मैंने इसमें यहां लिख दिया है, जानी मानी फिल्म हस्तियों को बुलाने का निर्णय भीड़ जुटाने के लिए लिया गया था। समझ में आई बात, इसे ध्यान रखना। चलिए मैं इसे भीड़ जुटाने के लिए लिया गया था। आगे बताओ, मांग का सिंदूर पुछ जाना, इस बार फिर मुहावरा दे दिया। और अभी तक सीटेट के प्रश्न चल रहे हैं, 8 प्रश्न तक सीटेट के प्रश्न है इसमें, जो सीटेट वालों ने दिए थे। मांग का सिंदूर पुछ जाना, बताइए, विधवा हो जाना, वियोगनी हो जाना, अभागिन हो जाना, अनाथ हो जाना, उन्हीं के ऑप्शन से बताइए। सर यूट्यूब में डाउनलोड वीडियो क्यों नहीं होती है आज से? बेटा क्योंकि हमारा चैनल अध्ययन मंत्र का चैनल हैक हो गया है। तो जो हमारी सारी वीडियो थी, बहुत सारी वीडियो थी, 70,000 के आसपास वीडियो, और उसे मैंने, हमारी मेहनत 5 साल की है, जो हमने बहुत मेहनत शिद्दत करके बहुत अच्छी वीडियो बनाई, वो सारी ना पता नहीं कहाँ चली गई, वो वीडियो भी डिलीट हो गई है और वो चैनल भी गायब हो गया। कई बार चैनल हैक हो जाता है, तो बस आप दुआ करें कि वो चैनल हमारा मिल जाए, या चैनल आपकी दुआ से मिल ही जाएगा, चैनल तो मिल जाएगा, तो सारी वीडियो आ जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। तो देखिए इसका उत्तर है, देखिए अच्छा बताओ कैसे निकालते हैं इसका, ना आ गया तो मुहावरा है, मांग का सिंदूर पूछ जाना। अच्छा बताओ, सिंदूर अगर मांग का पूछ गया तो शायद कोई लेडी विधवा हो गई, क्योंकि तभी तो मांग का सिंदूर पूछेगा। अब ये तो अर्थ नहीं है कि अनाथ हो गई वो, ये तो गलत हो गया। अभागिन हो गई, ये भी नहीं है। वियोग नहीं होगी, ये नहीं है। जब भी विधवा कोई होगा तो उसका मांग का सिंदूर पूछा जाएगा, सीधी सीधी बात। तो आंसर क्या है, ए। लेकिन कई लोगों ने देखो क्या क्या लगाया, सर पहला क्वेश्चन फिर से दोहरा दीजिए, कौन सा पहला क्वेश्चन? तुम इतना ध्यान रखना, जब भी प्रश्न आएगा, अच्छा इसमें दोहराने की जरूरत ही नहीं है, इससे पहला वाला प्रश्न सुन लो। जानी मानी फिल्म हस्तियों को बुलाने का निर्णय इसलिए नहीं लगाया था, इसने लिया गया था क्योंकि भीड़ ज्यादा जुड़ जाएगी, उनके आने से भीड़ बढ़ जाएगी। और ये मैंने इसका आंसर लिख दिया, ठीक है ना, वही बात लिखी है मैंने, तो ध्यान से रखना। चलिए इसे बताइए, अभी हो गया। ये मांग का सिंदूर पूछ जाने का अर्थ है विधवा हो जाना। चलिए बताइए, देश का हौसला पस्त था, क्योंकि, क्यों पस्त था बताइए? देश का हौसला पस्त था क्योंकि, क्यों पस्त था बताइए? तैयारी नहीं की गई थी, कोई उमंग शेष नहीं रही थी, फिल्म हस्तियां साथ नहीं दे रही थी, या चीन ने धोखा दिया था? जरा बताइए, देश का हौसला पस्त क्यों हो गया? देश का हौसला पस्त क्यों हो गया, जरा बताइए। इस प्रश्न को भी गलत करेंगे आप। देश का, हाँ ये वाला ऐप तो ठीक है तुम्हारा, नहीं ये जो तुम्हारा पेड वाला जो ऐप है जिसपे तुम आए हो वो तो फिक्स है, वो तो सही है। लेकिन हमारा एक ऑनलाइन भी था जिसमें हम वीडियो देते थे, क्वेश्चन आंसर कराते थे, वो उस पर हुआ है थोड़ा सा। बी, डी के पंकज ने डी दिया है, पंकज ने डी दिया, इसका डी बिंदिया ने भी दिया है। पर देखिए, देश का हौसला पस्त इसलिए नहीं था कि चीन ने धोखा दिया, देश, चीन ने तो धोखा दिया और भारत सर्वाइव कर गया, पर देश का हौसला पस्त इसलिए था कोई उमंगी बाकी नहीं रही थी, अब लोग सब शिथिल हो गए थे। इसका आंसर ये नहीं है कि चीन ने धोखा दिया, यहां फिर गड़बड़ हो जाएंगे। और ये मैं पैसेज में दिखा सकता हूं, कहीं ना कहीं ये पैसेज में है, दिखाऊं, दिखाता हूं चलो। लेकिन देश का हौसला इसलिए पस्त था क्योंकि कोई उमंग ही शेष नहीं रही थी। चीन ने धोखा दिया था इसलिए हमारा हौसला पस्त हो गया था, हौसला पस्त चीन से नहीं हुआ, हम फिर आके, पर उसने विश्वासघात तो किया था। लेकिन कहीं ना कहीं देश का हौसला इसलिए पस्त था क्योंकि अब कोई उमंग नहीं बची थी लोगों में। अब लोग कह रहे थे सारे शिथिल हो गए थे, उस उमंग को जगाना था और फिर वही हौसला लाना था। तो देश का जो हौसला था उसके लिए था, कोई उमंग नहीं रही थी। यहां प्रश्न गलत हुआ, शोगफ्ता ये गलत कर दिया, मुझे मालूम था। एक दो प्रश्न गड़बड़ करते हैं बच्चे क्योंकि अर्थ पे चले जाते हैं, इसलिए पैसेज को रीड करना बहुत जरूरी है। मैं देखिए पैसेज में दिखाता हूं, जब आप कई प्रश्न में फंसोगे तो आप कई बार तुम ऊपर देखोगे पैसेज में। देखिए मैं दिखाता हूं, देश का हौसला पस्त कैसे था। देश का हौसला पस्त इसलिए था क्योंकि उमंग नहीं रही थी। जरा मैं दिखाता हूं एक बार और सुनिए, 7वां प्रश्न है, एक बार देख लो इसे भी।
देश का हौसला पस्त क्यों था? देखिए यहां होगा, हाँ हाँ, यहां से देखिए, गणतंत्र दिवस निकट आ गया था और देश का हौसला पस्त था, कोई उमंग नहीं रह गई थी पर्व मनाने की। सीधी सीधी बात है, ये नहीं कि चीन ने इसे बर्बाद कर दिया इसलिए ही पस्त हो गया था। निकट तो आ गया था गणतंत्र दिवस, क्योंकि उसको क्या मतलब है, आक्रमण करने के बाद गणतंत्र दिवस मनाने लगे, फिर अचानक देश का हौसला इसलिए पस्त था क्योंकि क्या आ गया था, गणतंत्र दिवस तो आ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में कोई उमंग नहीं रही थी, लोगों में कोई उमंग नहीं रही थी। इस बात को ध्यान रखना है आपको। अनमोल कह रही मेरा कल याद रखना, ये प्रश्न सीटेट ने यही दिया इसका, कोई उमंग नहीं रही थी इसलिए लोगों में क्या था, इसलिए इसलिए तो कहा गया कि जानी मानी फिल्म हस्तियों को आयोजन में बुलाओ और वो फिर कुछ करेंगे, फिर हौसला आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं उमंग शिथिल हो गई थी। इसका सही रीजन ये है, ना कि इसका सही रीजन ये है कि चीन ने धोखा दिया था। चीन ने कोई धोखा नहीं दिया, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसने तो अटैक किया, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इसलिए नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना। क्या मेरी बात समझ में आई तुम लोगों को या नहीं? तो ध्यान रखना, देश का हौसला पस्त इसलिए था क्योंकि उमंग नहीं रही थी, उसको जगाना था। चलिए अगला बताइए, ये ध्यान रखना। ये अगला है, उमड़ना क्रिया का प्रयोग कौन सा ठीक नहीं है? उमड़ना, बताइए। भीड़ उमड़नी है, भीड़ उमड़ गई, इसमें उमड़ने का, उमड़ना क्रिया कहीं ना कहीं लगाई। चलिए मैं बताता हूं, नदी उमड़ आई, दूध उमड़ने लगा, आंसू उमड़ चले और भीड़ उमड़ पड़ी। बताइए क्या, कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? जरा ध्यान से बताओ। अच्छा, थैंक यू प्रकृति राज, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, आप हैशटैग के साथ ट्विटर पे भी अपने कमेंट डालिएगा, और इससे क्या होगा कि बहुत थोड़ा जल्दी हमारा चैनल मिल जाएगा। वैसे तो मिलेगा ही, क्योंकि गूगल पर हमने अपनी एप्लीकेशन दे दी है अपनी यूट्यूब को, तो मिल तो जाएगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर सपोर्ट में रहेंगे और लोग सपोर्ट में रहेंगे तो वो क्रिया जल्दी हो जाएगी, शायद 1-2 दिन में ही हो जाएगा ये काम, ठीक है। गलत नहीं हो, चले बताइए। सी सी सी, ये गलत हुआ, अभी यहां भी गलत हुआ। देखिए पूछ ये रहा है, उमड़ना, उमड़ना मैंने वृद्धि हो जाना। देखिए उमड़ने क्रिया, तो देखिए मैं कहता हूं नदी उमड़ आई, उमड़ माने ऊपर आ गई नदी, है ना, उमड़ आई यानी नदी अपने वहां पर आ गई। लेकिन देखिए भीड़ उमड़ पड़ी, ये भी सही है। आंसू उमड़ चले या दूध उमड़ने लगा, दूध उमड़ने लगा, तो देखिए ये वाली क्रिया गलत है। दूध उमड़ने लगा, आंसू कहते ना, अरे उसके आंसू उमड़ पड़े, उमड़ पड़े मैंने यानी आ गए, ठीक है या नहीं है? इसका उत्तर ये नहीं है, दूध उमड़ने लगा, दूध सिर्फ उबलता है, दूध उबलने लगा, ना कि उमड़ने लगा। उमड़ना माने वृद्धि हो जाना, उमड़ना माने वृद्धि हो जाना। तो देखिए भीड़ उमड़ पड़ी, क्या वृद्धि हो गई? नदी उमड़ पड़ी यानी अपने पूरे प्रभाव में आ गई। आंसू उमड़ पड़े, आंसू बहुत निकलने लगे। दूध उमड़ने लगा नहीं होता, क्योंकि उमड़ना वृद्धि के सेंस में लगाया जाता है, और उमड़ना यहां सही होता, दूध उबलने लगा, उसमें उबाला आ गया, ठीक है ना। पर नदी उफान पर आ गई, उमड़ पड़ी, आंसू उमड़ पड़े, वृद्धि होने लगी। तो जब उमड़ने का मतलब है कि जो चीज कार्य में वृद्धि होने लगी, इसे ध्यान रखना। तो सही आंसर इसका क्या है? कभी कभी ऐसे प्रश्न आएंगे और व्याकरण के गलत हो जाएंगे, ये वाली क्रिया गलत लगाई गई है, जबकि नदी उमड़ पड़ी ये प्रयोग किया जाता है। आंसू उमड़ पड़े, आंसू बहने लगे, आंसू बढ़ चले, तो ये भी माना जाएगा। और भीड़ उमड़ पड़ी, ये भी ठीक है। बात समझ में आएगा? दूध उबल पड़ा या उबलने लगा, ये क्रिया सही है, तो ये आंसर इसमें गलत है, इस क्रिया का प्रयोग यहां गलत किया गया है। ऐसा भी प्रश्न आएगा भाई, दूध उमड़ता नहीं है बल्कि उबलता है, इसलिए बी ही विकल्प में प्रयोग है। पर कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा उस प्रश्न में सारी चीजें गलत है, व्याकरण गलत हो जाएगी बच्चे, इसलिए व्याकरण को बहुत संदर्भ में लेना है। मैं अपना पैसेज बनाकर नहीं लाया हूं, मैं हमेशा सीटेट का ही लाऊंगा, और जो अभी अभी हुए हैं वो सीटेट के पैसेज देना शुरू करूंगा, तो नए प्रश्न आपको दिखने शुरू हो जाएंगे अगली बार से। साले शायद मैं जो अभी हुआ है ना 2022 में, 2021 में, वो वाले सीटेट के पैसेज देना शुरू करूंगा तुम्हें। ये प्रश्न मैंने बताया, बताइए गणतंत्र में कौन सा समास है, जरा बताइए। गणतंत्र में कौन सा समास है? समास ऐसा शब्द होता है जो दो शब्दों से मिलकर बनता है। व्याकरण के कुछ प्रश्न मैंने डालने शुरू किए, 8 प्रश्न का पैसेज आया तुम्हें, लेकिन 9वां प्रश्न मैंने व्याकरण का ही डाला। जरा बताइए गणतंत्र में समास कौन सा है? अगर किसी का समास नहीं हुआ है तो अगली क्लास में एक पैसेज की क्लास और दे दूंगा, मैं भी 2-3 पैसेज और कराऊंगा मैं तुम्हें। आज मेरे पास समय कम है तो मैं शायद एक ही पैसेज कराऊं, लेकिन इतना ध्यान रखना अगली क्लास में 2 पैसेज, एक गद्यांश और एक काव्यांश, दोनों का लेकर चलेंगे। गणतंत्र में समास है, बताइए गणतंत्र में कौन सा समास है? बताइएगा गणतंत्र में कौन सा समास है? गणतंत्र में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। मैं सारे पक्ष पे तो बात नहीं करूंगा, जरा बताइए गणतंत्र में कौन सा समास है? तो कई लोग कह रहे हैं सी, कई लोग कह रहे हैं डी, ग्रामर गलत हो रही है कई बच्चों की, व्याकरण के पक्ष गलत हो रहे हैं। तो देखिए इसका उत्तर है तत्पुरुष, इसका उत्तर है तत्पुरुष। देखिए जिस समास के को खोलने पर, जिस समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह आ जाते हैं, कारक चिन्ह आ जाते हैं, वो तत्पुरुष होता है। और कारक चिन्ह कभी सुना होगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का के की शब्द आ जाते हैं। और मैं सर खोलूं तो देखिए गण माने लोग होते हैं, लोग, गणों का तंत्र ऐसे बोला जाता है, गणों का तंत्र, तंत्र माने गण माने लोग और तंत्र माने जमावड़ा, ठीक है नहीं? तो गणों का तंत्र, क्या बीच में का आ गया? नहीं आ गया?
जब भी किसी समास को खोलने पर कारक चिन्ह आएंगे वो हो जाता है तत्पुरुष। अव्यय भाव है नहीं, मैंने एक वीडियो देख लेना, समास की वीडियो बनाई है, पर कहीं ना कहीं मैं समास दोबारा समझाऊंगा क्योंकि मैं इसे रिवीजन में लेकर आऊंगा, ठीक है ना। तो आज मैंने पैसेज रखा है, डलवाया था गद्यांश, ठीक है। एक पैसेज और करो इसे, और बताओ प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है, किस शब्द में प्रत्यय है, जरा बताइए किस शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय उपसर्ग कराया तो मैंने बीच में ही पढ़ना, किस शब्द में प्रत्यय है, निर्देश में, प्रदीप में, पर्यावरण में या चुनौती में। ये सारे ऑप्शंस मैंने यहीं से उठाए, पैसेज में से उठाए सारे ऑप्शन। निर्देश, प्रदीप, पर्यावरण, चुनौती, किस में प्रत्यय है। अच्छा नहीं हुआ सूक्ष्म समास नहीं हुआ तो समास की तो वीडियो लूंगा मैं, शुरू से व्याकरण पढ़ाऊंगा, जैसे शब्द है ना, शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, ठीक है ना, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी चीजें लेकर चलूंगा मैं। चलिए ये सारे अभी करूंगा मैं, पहले मैं दे रहा हूं। हाँ संबंध तत्पुरुष कराया था मैंने, चलो ठीक है। प्रत्यय देखिए किसमें है, तो देखिए प्रत्यय इसमें नहीं है क्योंकि इसमें निर उपसर्ग है, मैंने बताया था। निर और देश, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आगे लगे होते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, ये बात उपसर्ग की वीडियो में देखना। प्रदीप में भी प्र उपसर्ग है क्योंकि दीप अर्थवान शब्द है, और इसमें भी देखिए एक शब्द है परि, मैंने बताया था, और क्या है आवरण, आवरण मूल शब्द परि उपसर्ग है। पर देखिए चुनौती में शब्द निकलेगा चुन, और ना लगा दो तो चुनना क्रिया बन जाएगी, तो उसका धातु शब्द लिया था, बताया था मैंने, चुन, और क्या है औती, औती इसमें प्रत्यय क्योंकि मूल शब्द है चुनना, चुन धातु शब्द लिया जाता है। गलत कर दिया कई बच्चों ने ये, अरे प्रत्यय पीछे लगते हैं बेटा किसी भी मूल शब्द के, गलत गलत गलत, तुम्हारे सारे गलत है। व्याकरण क्या पढ़ रहे हो तुम्हें तो मैंने उपसर्ग प्रत्यय भी कराया था या नहीं कराया था, वो वीडियो, जो बच्चे नए हैं एक बार वो वीडियो भी देखते हैं आप, ठीक है या नहीं है, एक बार देखना है सबको प्रत्यय आज, ठीक है ना। सीधी सीधी बात है, इसके अंदर मैं लिखने जा रहा हूं निर उपसर्ग है, निर और फिर मूल शब्द है देश, इसके अंदर प्र उपसर्ग है क्योंकि मूल शब्द है दीप, इसके अंदर परि उपसर्ग है। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आगे लगे होते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, मीनिंगफुल वर्ड पीछे इसके, लेकिन यहां मीनिंगफुल वर्ड आ गया, शब्द है चुन, और मैं ना लगा दूं तो चुनना क्रिया हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो पूरी क्रिया ना लेकर धातु शब्द लिया था चुन, और फिर क्या है शब्द क्या निकल जाएगा औती, औती इसमें प्रत्यय है, असली में उत्तर जाएगा डी। तो मेरी तरफ से ये प्रश्न थे, 10 प्रश्न रखते हैं आज। अगली क्लास में मैं फिर एक पैसेज और कराऊंगा भाई, अभी रुकिए क्योंकि मेन पैसेज, और अब मुझे पैसेज जैसे नहीं समझाना कि क्या करना, अब तो मैंने समझा दिया, पैसेज बस सीधा आऊंगा कराऊंगा, तुम कितने नंबर लोगे देखे जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ समझ के चलेंगे। हर पैसेज पे थोड़ा 15-20 मिनट टाइम दूंगा कि कैसे पैसेज को समझा जाए और कैसे कैसे रेखांकित करें। आज मैंने सिर्फ पैसेज करा दिया क्योंकि पैसेज आसान रखा था, ठीक है। समास हो गया, हाँ समास तो करा दिया, लेकिन रिवीजन में कभी कभी लेंगे हम, ठीक है ना। अब रिवीजन करूंगा ना मैं इसे, अब प्रैक्टिस पे आ गया। हाँ यूट्यूब पर भी कराया, ठीक है ठीक। हाँ डेली एक गद्यांश तो कराना, गद्यांश तो आएगा तो अगली क्लास में मिलेंगे भाई, ठीक है। तब तक के लिए एक तुम्हारी और भी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है ना, उनकी भी होगी। तो चलिए मैं आपसे विदा लेता हूं क्योंकि समय ज्यादा हो गया, मेरी एक और क्लास है। चलिए शुक्रिया सभी का।